हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका आपके अपने चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन होंगे और आपका प्रिपरेशन भी हमारे साथ बहुत अच्छा चल रहा होगा। हम एवरेज टॉपिक कर रहे थे और एवरेज टॉपिक का अगला सेशन आज हम आपके साथ लेकर आए हैं, जिसमें हम कुछ बेहतर कॉन्सेप्ट और बेहतर प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिससे कि जो आपने बेसिक समझा, आप देखते हैं कि हम ज़्यादा समय निकालते हैं कि हम जो है थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट में रीच कर सकें, कॉन्सेप्ट में आपको मजबूत कर सकें। ये हमारा उद्देश्य होता है, जिसके लिए हमने पिछले वीडियोस दिए, आपको उसको सवाल भी कराए और आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में ही हमने अभी तक काम किया। धीरे धीरे हम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो आज के सेशन में हम शुरुआत करते हैं जहां से हमने पिछला सेशन रोका था। यानी हमने आपको लास्ट सेशन में इस तरह की किसी भी संख्या का आपको हमने एवरेज निकालना सिखाया था। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल हमने इस तरीके की किसी भी संख्या का आपको एवरेज निकालना सिखाया था। साथ के साथ हमने बहुत सारी संख्याओं का आपको एवरेज निकालना सिखाया था। मैं एक बार आपको फटाफट से एक ओवरव्यू देना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, क्रमागत संख्याएं। हमने क्रमागत संख्याएं अगर हो तो उनका एवरेज निकालना सीखा था, जिनमें पहली वैरायटी थी क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। उनमें हमने दो कैटेगरी में संख्या पाया था, एक एक से और एक रैंडम कोई भी नंबर, मगर होना क्रमागत चाहिए। तो हमने देखा कि एक से अगर किसी भी संख्या का हमको, एक से किसी भी प्राकृतिक संख्या का अगर हमको एवरेज निकालना है मेरे भाई, ठीक है, अगर हमको एक से किसी भी प्राकृतिक संख्या का एवरेज निकालना है तो हमें सिंपली क्या करना है, उस पूरे सीरीज का लास्ट टर्म देखना है। ठीक है, उस लास्ट टर्म को क्या मानना है, n मानना है और n+1/2 कर देना है, आपको हमेशा आंसर मिल जाएगा। यही सीखा हमने। दूसरा हमने सीखा कि संख्या एक से ना होकर किसी भी रैंडम से हो, जैसे कि 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे ही हो। यहां से चालू हुआ है, जैसे कि मान लो 7 से चालू हुआ, 7, 8, 9 ऐसे करते करते 17। अब इस तरीके की अगर किसी भी संख्या का आपको एवरेज निकालना था तो हमने आपको सीधी सी बात बताई थी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपान 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपान 2, और इस तरीके से आप किसी भी क्रमागत प्राकृतिक संख्या का एवरेज आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप देखें, हम ध्यान से हमने सारे प्रश्न आपके साथ कर लिए थे। आप अगर पिछले चैप्टर में नहीं थे तो आप जाकर सबसे पहले पिछला चैप्टर चेक करें। अगर इस तरीके की कोई भी संख्या है तो हमको क्या करना है, क्रमागत संख्याओं में 107 + 1/2 कर देना है, यानी 108/2 कर देना है, और आपको आराम से आपका एवरेज मिल जाएगा। इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है, उन्होंने पिछले चैप्टर में आराम से चर्चा किया है। ठीक है, और फिर हमने आपसे बताया कि ये संख्याएं रैंडम भी हो सकती हैं। ठीक है मेरे भाई, ये संख्याएं रैंडम भी हो सकती हैं। जैसे ये संख्याएं हैं, चेक करिए। अब यहां 11 से संख्या चालू हुई है और 64 तक गई है। अब इसमें आप क्या करेंगे, क्या इसमें 64 को n मानना है? नहीं। आप इसमें देखें कि सबसे पहला टर्म क्या है। आप कहेंगे सर पहला टर्म है 11, मैं कहूंगा लास्ट टर्म क्या है, आप कहेंगे सर लास्ट टर्म है 64। तो बस इन्हीं दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दीजिए, यानी 4 1 5 6 1 7, 75/2 यानी 37.5। क्या हुआ इसका औसत? 37.5। हाँ या ना? चेक करिए, यही हमने बताया था आपको। उसके बाद हमने आपको क्रमागत सम संख्याओं के बारे में बताया था। अगर क्रमागत सम संख्याएं हैं, क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो भी आपको एवरेज कैसे निकालना है, आपको बस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपान 2 कर देना है, यानी 130/2 क्या हो गया? 65। एवरेज क्या हुआ? 65। अब आपको यहां पर एक छोटी सी चीज मैं आपको ध्यान करा दूं, आप बिल्कुल अच्छे से इसको समझिए। ये इसका लास्ट टर्म है, ये क्या है? इसका लास्ट टर्म, यानी अंतिम अंतिम पद। ठीक है मेरे भाई, कभी कभी सवाल ऐसे ना देकर ये देता है कि प्रथम 128 प्रथम 128 संख्याओं का
प्रथम 128 संख्याओं का, प्रथम 128 संख्याओं का जो कि क्या है, जो कि सम है। प्रथम 128 संख्याएं जो कि क्या है, सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। आपको क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है। तो एक बात ध्यान रखिए, ये लास्ट टर्म है, 128 इस प्रश्न में लास्ट टर्म है, और यहां क्या कह रहा है, 128 संख्याओं की बात कर रहा है। क्या कर रहा है ये, 128 संख्याओं की बात कर रहा है। ठीक है, 128 संख्याओं की बात कर रहा है। तो बहुत आसानी से मेरे भाई आप इस बात को चेक कर सकते हैं कि जब वह 128 संख्याओं की बात कर रहा है और सारी संख्याएं क्या हैं, सम, तो ये पहली संख्या हुई, ये दूसरी संख्या हुई, ये तीसरी संख्या हुई। ठीक इसी तरीके से जैसे इसमें 128 है, ये कौन सी संख्या है, मैंने कहा था 2n करके देख सकते हैं, 2n बराबर 128, तो n की वैल्यू क्या हुई, 64। तो यहां पर ये कितना है, 64वीं संख्या है, 64वीं संख्या है। ठीक है, इसमें आपको फर्क समझना पड़ेगा। ये 64वां पद है, 64वां टर्म है, वैल्यू इसकी कितनी है, 128। और कभी कभी सवाल में ये ना देकर आपसे टर्म की बात करता है, वो कहता है कि प्रथम 128 संख्याओं का औसत निकालिए जो कि सम संख्याएं हैं। प्रथम 128 संख्याओं का औसत निकालिए जो कि सम संख्याएं हैं। तो ये टर्म की बात कर रहा है, 128वें टर्म की। जैसे यहां पर ये पद कौन से टर्म में है, 64वें टर्म में है, तो ये 128वें टर्म की बात कर रहा है। तो इनमें फर्क करना है। अगर आपको टर्म की वैल्यू दी है तब फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे, वैल्यू एवरेज निकल आएगा, एवरेज निकल आएगा। ठीक है मेरे भाई, मगर आपको टर्म की वैल्यू नहीं दी है, टर्म का नाम दिया है। जैसे उसने कहा 128वां टर्म, तो आपको क्या करना है, इसका औसत क्या होगा, 128 प्लस 1 यानी 129। चेक करिए इस चीज को, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, मैंने कहा कि प्रथम 12 सम संख्याओं का, प्रथम 12 सम संख्याओं का औसत बताओ। ठीक है, प्रथम 12 सम संख्याओं का औसत बताओ। तो मैंने क्या कहा, प्रथम 12 सम संख्याओं का, ये क्या है, टर्म है। और अगर मैं सम संख्याएं लिखूं, अगर मैं सम संख्याएं लिखूं, ऐसे लिखी जाती हैं सम संख्याएं। अगर मैं सम संख्याएं लिखूं तो सम संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं, ऐसे लिखी जाती हैं। चेक करिए, गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12वीं सम संख्या क्या है, 24। बस यही मैं कह रहा हूं कि टर्म नेम अलग हो सकता है, टर्म की वैल्यू अलग हो सकती है। ठीक है, 12वां टर्म कितना होगा, 24 होगा, और 24 क्या है, 12वां टर्म है। तो मैंने आपको यह सिखाया कि अगर आपको सीरीज दी गई है जिसमें आप टर्म से मतलब नहीं है, आप सीधे उसकी वैल्यू जानते हैं, उस सीरीज में लास्ट अंक की आप वैल्यू जानते हैं और फर्स्ट अंक की आप वैल्यू जानते हैं, तो इन दोनों वैल्यू को क्या करना है, सम कर देना है और बटे में क्या करना है, 2 कर देना है। तो 24 2 26, 26 बटे 2 क्या होगा मेरे भाई, 13 होगा। ठीक है, अब इसी सवाल को मैं ऐसे न देकर क्या दे सकता था कि प्रथम 12 सम संख्याओं का औसत बताइए, और जब मैं आपसे ऐसी बात पूछूं कि प्रथम 12 सम संख्याओं का औसत बताइए, तब आपको क्या करना है, आपको सीधे ये 12 ले लेना है और इसमें +1 कर देना है। ठीक है, और ये हो गया आपका औसत। बोलिए, चेक करिए, आसान है। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रथम 5 संख्या, मगर ये याद रखिएगा कि मैंने प्रथम 5 संख्याएं बोली हैं, यानी 2 4 6। बहुत लोग इसको ऐसे कहते हैं 1 से लेकर 12 तक, तो 1 से लेकर 12 तक कहने के लिए मैंने कह दिया, मगर 1 से कोई सम संख्या तो नहीं चालू होती, 2 से चालू होती है, यानी 2 4 6 8 10 ऐसे 12 पदों तक अगर आप संख्याएं लिखते हैं तो उनका एवरेज क्या होगा, 13 होगा। ठीक इसी तरीके से 1 से, या प्रथम मैं कहूं 1 से 17 तक, 1 से
17 तक सम संख्या, 1 से 17 तक सम संख्याओं का औसत। तो आप जानते हैं कि 1 से 17 तक, 1 से 17 तक सम संख्याएं कितनी होंगी? 1 के बाद पहली संख्या 2 आती है और 17 के ठीक पहले 16 आती है। तो यहां मुझको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो इनका बट्टे 2 कर दूंगा मैं, आ गया मेरा औसत। हाँ या ना? या मैं कहूं कि प्रथम ध्यान दीजिए, प्रथम 8 सम संख्या, प्रथम 8 सम संख्या का औसत बताइए। अगर मैं ये आपसे कहता हूं, मैं इसी सवाल को ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैं प्रथम 8 सम संख्या का आपसे औसत पूछता हूं, तो आपको क्या करना है, जितनी संख्या का औसत पूछा है 1 जोड़ दीजिए और 9 हुआ आपका औसत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आप ये ध्यान रखिए, हमने ऑड नंबर्स, ये बहुत आसान चीजें थी, इन पे हमने चर्चा कर लिया था, थोड़ी बहुत चीजें रह जाती हैं तो वो हम आगे धीरे धीरे बताते जाते हैं। ठीक है, ये देखिए ऑड नंबर, आपने चेक किया होगा, हमने ऑड नंबर के लिए भी आपसे यही बताया कि अगर ऑड नंबर की सीरीज आपको गिवन है, सीरीज गिवन है जिसमें आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जान रहे हो, तो आप क्या करो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐड करके अपान 2 कर दो, तो 166 अपान 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 83। तो इसका एवरेज क्या हो गया, 83। मगर मेरे भाई, अगर आपको ये ना देकर आपको सवाल इस तरीके से दे दिया जाए कि प्रथम 12 विषम संख्या, प्रथम 12 विषम संख्या, यानी फर्स्ट 12 ऑड नंबर, अगर प्रथम 12 विषम संख्याओं का आपसे औसत पूछा जाए, तब आपको क्या करना चाहिए, तब आपको सिंपली 12 उसका आंसर दे देना चाहिए। क्या दे देना चाहिए, 12। चेक करिए इस बात को, अगर आपसे प्रथम 12 संख्याओं का जो कि क्या है, विषम है, औसत पूछा जाए, तो आपका आंसर क्या होगा, 12। हाँ या ना? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बहुत सीधी सी बात है। मैंने कहा कि प्रथम 10 ऑड नंबर, प्रथम 10 विषम संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, तो आपको वही आंसर लिख देना है कि प्रथम 10 संख्याओं का औसत 10 होगा जो कि विषम हो। ठीक है, अगर मैं इस प्रश्न को ऐसे पूछूं कि प्रथम 10 औसत संख्याएं, तो प्रथम 10 औसत संख्याएं क्या होंगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। ठीक है, अब मुझे अगर इनमें क्या करना है, अगर मुझको इनमें औसत बताना है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म 1 + 19 अपान 2, यानी 20 अपान 2, यानी क्या आ गया औसत मेरे भाई, 10। ठीक है, तो बस वर्डिंग में जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसको आप समझिए। लगता है ये छोटी बात, मगर अक्सर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। जब आपको सीरीज गिवन हो, जहां पर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, तब आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपान 2 का फॉर्मूला लगाकर एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर आपको सीरीज नहीं गिवन है, सवाल इस तरीके से गिवन है, तब आप देखिए कि प्रथम कितने ऑड संख्याओं का औसत पूछ रहा है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर 10 ऑड संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो उसका औसत 10 होगा। यहां मैंने एग्जाम्पल करके आपको यह चीज समझा दी है। अब इसमें थोड़ी सी वर्डिंग जोड़कर सवालों को थोड़ा सा नमकीन बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। आप अपनी चालाकी से बिल्कुल आसानी से इस बात को समझ के आसानी से आंसर दे लेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे चलते हैं। हमने रैंडम नंबर भी सीखा था, हमने इन नंबरों को भी सीखा था। फिर से बता दूं आपको कि अगर प्रथम क्रमागत, ये बात याद रखिएगा कि अभी हम क्रमागत की बात कर रहे हैं। प्रथम क्रमागत संख्याएं, प्रथम क्रमागत कैसी संख्याएं हैं, वर्ग संख्याएं हैं। ये देखो 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, फिर 3 का वर्ग है, फिर 4 का वर्ग है, फिर 10 का वर्ग है, फिर 11 का वर्ग है। यानी एक सीरीज है 1 से लेकर 11 तक की संख्याओं का वर्ग, 1 से लेकर 11 तक की संख्याओं का वर्ग, और आपको इन संख्याओं का क्या करना है मेरे भाई, औसत निकालना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ध्यान रखिए कि संख्याएं शुरू कहां से हुई, संख्याएं कहां से शुरू हुई हैं,
1 से शुरू हुई हैं। कहां तक गई हैं? 11 तक गई हैं। तो आप 11 को ये याद रखेंगे कि 1 से शुरू होना जरूरी है। अगर 1 से शुरू होगा तभी आप इसको n मान सकते हैं। ठीक है, तो 1 से शुरू हुआ है, 11 तक हुआ है, तो 11 को हम क्या मानेंगे? n मानेंगे। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि n+1 इंटू 2n+1 अपान 6, n+1 इंटू 2n+1 अपान 6, इस फार्मूले का आप यूज करेंगे और आपको आसानी से जो है इसका औसत मिल जाया करेगा। चलिए चेक कर लेते हैं। अगर n को मैं 11 रखूं तो 11 + 1 इंटू 2 गुने 11 + 1 अपान 6। ठीक है, चेक करिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल, 11 × 1 12, 11 दूना 22, 22 × 1 23, यानी 12 गुने 23 बटे 6, तो 6 दूनी 12, 23 दूना 46। तो इन संख्याओं का औसत क्या हुआ? 46। ठीक है, इसका मैंने उदाहरण छोटी संख्याओं पर करके आपको पिछली वीडियो में भी दिखा दिया था। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे आ जाते हैं। आगे में अब हमारे पास अगला सीरीज क्या है? अगला हमारे पास सीरीज है, अगला हमारे पास जो संख्या है जिसका हमें क्या करना है? औसत निकालना है। ठीक है, यहां पर हम औसत की बात कर रहे हैं। तो फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो ये 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? इसी तरीके से मान लो संख्याएं आगे चलती जाएं। और ये क्या है? हाँ या ना? हाँ या ना मेरे भाई? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। यानी सबसे पहले इन संख्याओं को देखकर दिमाग में पहली बात क्या आ गई कि ये क्रमागत संख्याएं हैं। ये क्या है मेरे भाई? क्रमागत संख्याएं हैं। सबसे पहले जब आप संख्याओं को देखते हैं तो पहली बात दिमाग में क्या आती है? 1 2 3, ऐसे ही 4 5 6 7 8 9 पे जाकर सीरीज खत्म हो गई। तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आई कि ये क्रमागत संख्याएं हैं। तो बिल्कुल अभी तक हम केवल क्रमागत संख्याओं की ही बात कर रहे हैं। हम अभी तक केवल क्रमागत संख्याओं की बात कर रहे हैं, चाहे वो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, चाहे वह क्रमागत अल्टरनेट नंबर है जैसे कि कोई भी रैंडम नंबर है, चाहे वो क्रमागत सम है, क्रमागत विषम है, क्रमागत वर्ग है, क्रमागत घन। अब हम क्रमागत घन पे आ गए हैं। ठीक है, क्यूब हो, घन हो, तो कैसी संख्याएं हैं? ये क्रमागत संख्याएं हैं। इन पे क्या लगा हुआ है? घन लगा हुआ है। कहां तक? 9 तक। तो हम क्या करेंगे? जो लास्ट टर्म है, अगर 1 से चालू हुआ है तो जो लास्ट टर्म है उसी को हम क्या मान लेंगे? n मान लेंगे। जो लास्ट टर्म है उसको हम क्या मान लेंगे मेरे भाई? जो लास्ट टर्म है उसको हम क्या मान लेंगे? n मान लेंगे। अगर लास्ट टर्म को हम n मान लेंगे तो देखिए बहुत आराम से n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपान 4, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपान 4 क्या हो गया? चेक करिए, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपान 4। चेक करिए, n की वैल्यू 9, फिर 9 + 1 का होल स्क्वायर बटे 4, तो 9 1 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 गुणे 9 बटा 4। तो 4 से 100 को काटोगे क्या आएगा? 25 आएगा। 4 से 100 को काटोगे क्या आएगा? 25 आएगा। तो आप क्या लिखोगे? 9 गुणे 25 यानी 225, 225। तो इन संख्याओं का घन क्या हुआ? सॉरी, औसत क्या हुआ? 225। क्या निकाला आपने? औसत। किसका औसत है ये? क्रमागत घन संख्या। कैसी? प्रथम। शुरू से चालू हो, चाहे जहां तक इनको जाना है जा सकती हैं, मगर 1 से चालू हो, जिसकी वजह से हम लास्ट टर्म को n मान सकते हैं। और n मानने के बाद हमारी ये सारी आंसर्स आराम से आ जाएंगे। ठीक है, बहुत आसानी से आ जाएंगे। एक एग्जाम्पल करके और देख लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं इसका औसत हमें बताना है, तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए, क्या ये 1 से चालू है? हाँ। क्या ये क्रमागत है? हाँ। यह 1 से चालू है, ये क्रमागत है।
अगर ये दोनों बातें हैं तो आप लास्ट टर्म को क्या करोगे, लास्ट टर्म को आप n मान लोगे। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 4। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला है प्यारा सा। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही हमारा फॉर्मूला है, तो फटाफट से आ जाइए, फॉर्मूला में वैल्यू रख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, n की वैल्यू इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। तो 11 1 12, तो ये क्या हो गया, 11 गुने 12 बटे 4, 4 तियाई 12, तो क्या हो गया, 12 तिया 36, 36 गुने 11 यानी 6 9 3, हाँ या ना, हाँ या ना मेरे भाई, फटाफट से बताइए। ये बात आपको समझ में आई कि औसत 396 होगा। बहुत आसान था, प्रैक्टिस कर लीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि 1 से चालू होनी चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए, अंतिम संख्या n होगी, और फिर हम ये फॉर्मूला लगाकर इन संख्याओं का औसत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है बातें आपको पूरी तरह समझ में आ गई होंगी, हाँ या ना। आज्ञा हो तो आगे चलें। चलिए, बहुत हो गया। हम कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज, आप ये जान लीजिए कि जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, मैं फिर से एक बार आपको लिस्ट बना दूं। हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, हमने क्रमागत प्राकृतिक संख्या, हमने क्रमागत प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का औसत पढ़ा है। हम औसत पढ़ रहे हैं, हमने औसत किसका पढ़ा, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का। बिल्कुल एकदम एक ट्रिक में हमने पढ़ा कि हमें n प्लस 1/2 कर देना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्रमागत प्रथम प्राकृतिक, क्रमागत प्रथम प्राकृतिक और क्रमागत प्राकृतिक, कंसेक्यूटिव नेचुरल, जिसमें 1 से चालू होने की कोई बाध्यता नहीं है, यानी 1 से चालू हो ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए हमने क्या किया था, हमने किया था प्रथम पद धन अंतिम पद, प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2। ठीक है, तीसरी चीज हमने सीखी थी सम संख्या। सम संख्या कैसी सम संख्या, प्रथम सम संख्या, प्रथम सम संख्या का हमने औसत पढ़ा था। इसके लिए हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं और दूसरा हम n+1 कर सकते हैं। कब, जब हमको n की वैल्यू गिवन हो, जब हमें टर्म पता हो, जब हम क्या पता हो, टर्म, जब हमें टर्म पता हो तो हम ये करेंगे, जब हमको सीरीज दिया रहेगा तो हम ये करेंगे। ठीक है, तो चौथी चीज हमने क्या करा था, विषम संख्याएं पढ़ी थी। विषम संख्याओं में भी यही बात है, अगर हमको सीरीज पता है, सीरीज यानी हमें प्रोग्रेशन दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और प्रोग्रेशन ना देकर अगर हमें टर्म दिया है, n की वैल्यू गिवन है, तो हमारा n ही हमारा औसत होगा, n ही हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हम क्या करेंगे, और हमने क्या सीखा, हमने सीखा क्रमागत संख्याओं के वर्ग का, क्रमागत संख्याओं के वर्ग का औसत, क्रमागत संख्याओं के घन का औसत, क्रमागत संख्याओं के वर्ग का औसत और क्रमागत संख्याओं के घन का औसत, ये सारी चीजें हमने सीखी। इसके लिए हमने फॉर्मूला सीखा, क्या फॉर्मूला सीखा हमने, n+1 इंटू 2n+1 होल बाई 6, और इसके लिए हमने फॉर्मूला सीखा n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। उम्मीद है आपने इसका आनंद उठाया होगा और इस पर प्रैक्टिस करी होगी। मैंने हर छोटी बड़ी समस्याएं लेकर आपको बताने की कोशिश की कि कैसे आप अपने आप को इसमें मजबूत कर सकते हैं। हम इस पे 3 लेसन ला चुके हैं और इन 3 लेसन्स पर आपको अच्छे तरीके से चीज़ों को पकड़ने में काफ़ी मदद होगी। ठीक है, अब हम धीरे धीरे अपने सवाल की तरफ चलते हैं। वो सवाल जो सारे सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं,
आपको कंसेप्ट बिल्ड करने में भी मदद करेंगे और क्रम से आप चीजों को सीखेंगे और जहां जितनी जरूरत होगी हम एक्स्ट्रा उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, फटाफट से आप सवाल पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और देखिए कि आप इस सवाल को कर पाते हैं। चेक करिए। क्या है सवाल? द एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 40 kg एंड 35 kg ऑफ अनदर क्लास हैविंग 40 स्टूडेंट। फाइंड द टोटल एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट टुगेदर। ठीक है, चेक करिए, चेक करिए क्या लिखा है। 40 किलोग्राम, ठीक है, 40 किलोग्राम और 35 किलोग्राम, किन्हीं दो कक्षाओं में 40 किलोग्राम और 35 किलोग्राम बच्चों की औसत वजन है। ओके, इन कक्षाओं में बच्चे कितने हैं? इस कक्षा में 60 बच्चे हैं और इस कक्षा में कितने बच्चे हैं? 35 बच्चे हैं। हाँ या ना? बिल्कुल, हम क्रम से चीजों को लेकर सीखते हुए आए हैं। हमने रेशियो पर भी काम किया है, हमने मिक्सचर एलिगेशन पे भी काम किया है, एलिगेशन भी पढ़ा है। तो अब उम्मीद करता हूं कि चीजों को बेहतर तरीके से आप अप्रोच करेंगे। तो बड़े आराम से आप देखिए कि अगर हम दो कक्षाएं लें जिनमें एक कक्षा में 60 बच्चे हैं जिनका औसत भार है 40 किलोग्राम, दूसरी कक्षा में 35 बच्चे हैं जिनका औसत भार है 40 स्टूडेंट हैं इसमें, इसमें 40 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 40 स्टूडेंट। तो औसत बराबर क्या होता है? बार बार याद कर लीजिए, औसत बराबर क्या होता है? अगर किसी भी चीज का आप औसत निकालते हैं तो उसकी कुल संख्या पता होनी चाहिए। आप भार की औसत निकालने जा रहे हैं तो कुल भार पता होना चाहिए और बच्चों की कुल संख्या पता होनी चाहिए। अब अगर किसी क्लास में 60 बच्चे हैं और क्लास का औसत भार 40 किलोग्राम है, यानी इसका मतलब है कि प्रत्येक बच्चा 40 किलोग्राम का है। तो अगर 60 बच्चे हैं तो 6 चौके 24, 2400 किलोग्राम के बच्चे हुए। टोटल क्लास में 2400 किलोग्राम के बच्चे हुए। और अगर किसी क्लास में 40 बच्चे हैं और उनका औसत वजन 35 किलोग्राम है, इसका मतलब है कि पूरे क्लास का वजन कितना हुआ? 1400 किलोग्राम। हाँ या ना? हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। तो 24 और 14 क्या हो गया मेरे भाई? 38 हो गया। तो 3800 किलोग्राम, 3800 किलोग्राम कुल वजन हुआ। कुल वजन कितना हुआ? 3800 किलोग्राम। और कुल बच्चे कितने हुए? 100। तो अब नए कक्षा का औसत वजन क्या होगा? 38 किलोग्राम। बोलो हाँ या ना? नए कक्षा का औसत वजन क्या होगा? 38 किलोग्राम। हाँ या ना? हाँ या ना मेरे भाई? बहुत आसान था सवाल, बहुत आसान था सवाल। हम्म 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 चलिए, तरीका नंबर दूसरा, फटाफट से चीजें कैप्चर करते जाइए, हम तरीकों पर बात करते जाएंगे। ठीक है, तो हमने सीखा कि 60 बच्चे हैं जिनका औसत वजन है कितना था? 40 किलोग्राम और 35 किलोग्राम। और दूसरी कक्षा में 40 बच्चे हैं जिनका औसत है 35 किलोग्राम। ये क्या है? इनका वेट। ये क्या है? बच्चों की संख्या। तो अब थोड़ा सा पीछे जाइए कॉन्सेप्ट में, जहां से हमने एवरेज चालू किया था। तो हमने एवरेज में आपको एवरेज निकालना सिखाया था इस स्थिति में कि अगर 35 और 40 का एवरेज निकालना है तो कोई भी रैंडमली एवरेज अपने मन से मान लो। मान लो मैंने 35 को एवरेज मान लिया। अगर मैंने 35 को एवरेज मान लिया तो इस एवरेज से उसका डिफरेंस निकालेंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल निकालेंगे। इस एवरेज से भी उसका डिफरेंस निकालेंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल निकालेंगे।
और अगर एक संख्या पर 0 का डिफरेंस है तो 40 संख्याओं पर भी 0 का डिफरेंस होगा, और अगर एक संख्या पर 5 का डिफरेंस है तो 60 संख्याओं में 300 का डिफरेंस होगा। यही हाँ या ना? तो हमने सीखा था कि कुल डिफरेंस क्या होगा, कुल डिफरेंस होगा 300। तो ये कुल कितनी संख्याओं का डिफरेंस है? आप कहेंगे सर ये पूरी 100 संख्याओं का डिफरेंस है। तो 100 संख्याओं का डिफरेंस 300 है, तो एक संख्या का डिफरेंस कितना होगा बटे 100 करके पता लगाएंगे। आप कहेंगे सर एक संख्या का डिफरेंस 3 है, यानी आपने माना था एवरेज 35, डेविएशन आ गया 3 का। ये क्या है? ये सिस्टम, ये डेविएशन सिस्टम है। हमने डेविएशन के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में, जाइए आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर हम डेविएशन लगा दें तो यहां पर हमको 3 का एक्सेस मिल जाएगा, तो ये 3 जोड़ दें तो हमारा औसत नया क्या हो गया मेरे भाई? हाँ या ना? तरीका नंबर 1 ट्रेडिशनल, बिल्कुल शुद्ध ट्रेडिशनल तरीका है। बिल्कुल स्कूल का बच्चा भी अगर करेगा सवाल को तो इसी तरीके से करेगा। ठीक है, आप थोड़े से स्मार्ट हैं, हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो आपको ये अप्रोच आनी चाहिए। ये क्या कौन सा मेथड है? डेविएशन मेथड है, विचलन का मध्यता है। आप कोई भी संख्या को औसत मानकर चीजें कर सकते हैं। कैप्चर किया? आ जाइए फिर से बताइए। एक कक्षा के बच्चों का औसत वजन है 40 किलोग्राम और दूसरी कक्षा के बच्चों का औसत किलोग्राम है 35 किलोग्राम। इन दोनों बच्चों का कुल औसत क्या होगा? यही हमसे सवाल पूछा है। मैंने आपको ये चीज एलिगेशन में सिखाई थी कि औसत क्या है मेरे भाई? चेक करो, औसत क्या है? औसत एक ऐसा एलिमेंट है जो रिफरेंस में निकलता है। किसके रिफरेंस में निकलता है? हमेशा क्वांटिटी के रिफरेंस में निकलता है। मैंने कहा था ऐसी कोई भी संख्या जो किसी के रेफरेंस में निकले उसमें एलिगेशन लगता है। एलिगेशन की वीडियो देखिए, समझ में आएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो यहां एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं? पहली चीज हाँ, अगर एलिगेशन अप्लाई करेंगे तो एलिगेशन अप्लाई करने के बाद यहां आएगा क्या? संख्या। किनकी? बच्चों की। तो बच्चों की संख्या तो आपको पहले से पता है कि इसमें 60 और इसमें 40 बच्चे हैं, यानी हम क्या करेंगे? यहां इनका रेशियो निकालेंगे। तो ये किन रेशियो में है? 3 और 2 के रेशियो में। हाँ या ना? बच्चे किस रेशियो में है? 3 और 2 के रेशियो में। और आपको पता है कि आप वजन का संख्या से एलिगेशन तो लगा नहीं सकते, यानी संख्या को वजन के रेफरेंस में बांटना पड़ेगा। और एलिगेशन चैप्टर अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आप समझते हैं कि हम इस अनुपात में इनके डिफरेंस को बांटते हैं। तो इनका डिफरेंस क्या है? 5 किलोग्राम। और 5 किलोग्राम को अगर हम 3-2 के अनुपात में बांटे तो कैसे बटेगा? 3-2 में बटेगा। अब ये कॉन्सिडेंस है, ये मत सोचना कि बराबर आ गया, ये कॉन्सिडेंस है। ये 10 भी आ सकता था, तब भी हम 3-2 के अनुपात में बांटते। ये 17 आता तो भी हम 3-2 के अनुपात में बांटते। ठीक है मेरे भाई, तो हमने 3-2 के अनुपात में बांट दिया, यानी जो अनुपात है वो बना रहेगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं। तो यहाँ 3 बना रहेगा, यहाँ 2 बना रहेगा। तो इसमें एलिगेशन लगा। देखो एक संख्या बड़ी है, एक संख्या छोटी है, यानी जो एवरेज आने वाला है इससे छोटा इससे बड़ा हो गया तो तय है। तो हमने पता था कि जो बड़ी संख्या है उसमें ये संख्या घटाई जाती है, अथवा जो छोटी संख्या है उसमें संख्या जोड़ी जाती है। दोनों हालत में 38 आ रहा है, तो इनका एवरेज क्या हुआ? हाँ या ना? हाँ या ना? यानी इतनी छोटी सी बात थी कि एक कक्षा के विद्यार्थियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है, दूसरे कक्षा का औसत वजन 35 किलोग्राम है। अगर इन कक्षाओं में 60 और 40 बच्चे हैं, यानी 3 और 2 के अनुपात में बच्चे हैं। पहले अब आपने आपको ये कंसोलिडेट कर लो, एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, तो किनके किनके बीच में क्या क्या रिलेशन होगा। आप एलिगेशन वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया था कि एलिगेशन लगेगा। सारी चीजें तय हैं। इनका डिफरेंस 5 और 5 ही के डिफरेंस में अगर हम संख्या को बांटते हैं तो वो भी 3-2 रहता है, यानी जो है उसे रहने दें। और इस हिसाब से इनका एलिगेशन क्या आ गया? 38। हमारा आंसर क्या हुआ? 38। तो सवाल कितने देर का था मेरे भाई? डिपेंड करता है कि आप सवाल को किस तरीके से अप्रोच करते हैं। आपको आपके सामने ही सवाल को लगाने के 3 तरीके थे। अब आप सवाल को जिस भी तरीके से अप्रोच करेंगे उतना समझ जाएगा। याद रखिए, यह तरीका ट्रेडिशनल तरीका है, यानी हिंदुस्तान में हर बच्चा इसको अप्लाई करेगा और सभी इस सवाल को लगा सकते हैं। तो फर्क कहां पड़ता है? लगाने में नहीं, लगाने के तरीके में। ये सारे बच्चे लगाएंगे कंपटीशन के बाहर, ये कुछ बच्चे लगाएंगे जिन्होंने एवरेज का ये लेसन ठीक से पढ़ा होगा, वो इसको लगाएंगे। मगर जो बच्चे क्रम से पढ़ते आ रहे हैं, जिन्हें एलिगेशन भी ठीक से पढ़ा होगा, वो ये तरीका लगाएंगे। और शॉर्टेस्ट तरीका ये हुआ और फटाफट से आपका आंसर आ जाएगा।
बोलिए हाँ या ना। हम्म। चौथा तरीका, आप देखिए कि किन किन संख्याओं के बीच का एवरेज हमको निकालना है। 40 किलोग्राम और 35 किलोग्राम के बीच का एवरेज हमको निकालना है। तो सबसे पहले आप इनका डिफरेंस देख लीजिए और इस डिफरेंस को हमें बांटना कितना। अगर दोनों कक्षाओं में बराबर बराबर बच्चों की संख्या है तो इसको आधा कर दो। अगर बराबर बराबर संख्या है तो बच्चों की संख्या में एक एक का अनुपात होगा, तब ये एक एक क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, और इसी दो से इसको भाग कर देना है। मगर जब ऐसी स्थिति नहीं है, इसमें 3 बच्चे हैं, इसमें 2 बच्चे हैं, यानी इसमें 60 है, इसमें 40 है, तो 3-2 के अनुपात में बच्चे हैं, तो बच्चे कितने हो गए, 5 हो गए। और 5 को अगर 3-2 के अनुपात में बांटे तो क्या होंगे, 3 ही 2 होंगे। या तो इसको 3 कम कर दो, या तो इसको 2 कम कर दो, या तो इसको 3 ज्यादा कर दो। तो क्या हो गया मेरे भाई, यानी आप ये समझिए कि 40 फ्लोर की एक मीनार है, 35 फ्लोर की एक मीनार है। ये बराबर कैसे होंगे, अगर 3-2 के अनुपात में इनको बांटना हो। ठीक है, अगर 3-2 के अनुपात में इनको बांटना हो तो आपको बिल्कुल ये बात समझ में आ रही है कि 3 इसको देना पड़ेगा, 2 इसको देना पड़ेगा, यानी ये अपना 2 फ्लोर उतार दे तो ये क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और वो 2 फ्लोर और ये अपना 3 फ्लोर बढ़ा दे, ये अपना 3 फ्लोर बढ़ा दे, ये क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा, और ये आपस में बराबर हो गए। ठीक है, अब आपको सवाल नहीं करना है, केवल बिना पेन उठाए उड़ाना है, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं, मगर निर्भर करता है कि क्या आप इस तरीके को समझ पाते हैं या नहीं। ठीक है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, अभी यहां तक भी जानते हैं तो मोर देन इनफ है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपके लिए अगला शानदार सवाल, आपके लिए अगला शानदार सवाल, केवल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम है मेरे मुन्ना, कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड कर देंगे हम। आप एक बार सवाल को पॉज करके अपने साथ देख लिया करिए, क्या आपको सवाल का तरीका समझ में आ रहा है। हाँ या ना, हाँ या ना। चलिए, आपने सवाल को पढ़ लिया होगा, ट्राई कर लिया होगा, हम देखते हैं। इन ₹160 मोहित बाइज सम पेन फॉर ₹5 ईच एंड 10 पेंसिल्स फॉर ₹7 ईच एंड 12 इरेजर फॉर ₹2.5 ईच। फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, चलिए फटाफट से इस चीज को आप देखिए। 160 रुपए मेरे पास कुल है, मेरे पास कुल कितने हैं, 160 रुपए हैं, मेरे पास कुल कितने हैं, 160 रुपए हैं। ठीक है, मेरे पास 160 रुपए कुल है। ठीक है, अब देखिए बहुत आसानी से देखिए, मोहित बाइज सम पेन फॉर ₹5 ईच। ठीक है, यानी 5 रुपए की कुछ पेन खरीदी गई, कितनी खरीदी गई नहीं पता। 10 पेंसिल फॉर 7, 7 रुपए प्रत्येक में 10 पेंसिल खरीदी गई, और 2.5 रुपया प्रत्येक में, 2.5 रुपया प्रत्येक में 12 इरेजर खरीदा गया, 2.5 रुपया प्रत्येक में 12 इरेजर खरीदा गया। ठीक है, देखो सबसे पहले इससे बड़ा एवरेज नहीं हो सकता, तो ये दोनों हमारे काम के नहीं है। चेक करिए, पहले हमने एवरेज में एक चीज सीखी थी, अच्छा सॉरी, 7 बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 बड़ा है, तो कोई भी इसमें से हो सकता है, कोई भी इसमें से हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई बात नहीं। अब हमको इनमें से कोई एक एवरेज चुनना है। ठीक है, आपको इनमें से कोई एक एवरेज चुनना है। ओके मेरे भाई, तो इन सभी में बीच की संख्या 5 दिखाई दे रही है, तो मेरे इच्छा में आया कि क्यों ना हम 5 को ही एवरेज चुन लें। बताइए, हम 5 को एवरेज चुन सकते हैं,
चुन सकते हैं आप, चेक करिएगा। फिलहाल मैं 5 के बजाय 2.5 को ही एवरेज चुन रहा हूं। अगर मैं 2.5 को एवरेज चुनूंगा तो यहां मुझे क्या मिलेगा, या चलो डेसिमल बचा देते हैं आपका ना, डेसिमल ना लगना पड़े। आपके पास इस सवाल को भी करने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सरल तरीका है कि आप देखिए 70 रुपया पेंसिल में खरीद हुआ, 30 रुपया इरेजर में खरीदा हुआ, यानी 100 रुपया का खर्चा इन दोनों आर्टिकल में हो गया। मेरे पास कुल 160 रुपए थे, मेरे पास कुल 160 रुपए थे। तो मैंने क्या किया, बताइए, मैंने 10 पेंसिल 7 रुपए में खरीदा प्रत्येक, तो मुझे 70 रुपया खर्चा करना पड़ा। मैंने 12 इरेजर 2.5 रुपया में खरीदा प्रत्येक, तो मुझको 30 रुपया खर्चा करना पड़ा। तो मेरे पास बचे कितने, 100 खर्चा कर दिया, 60 रुपए बचे। और 60 रुपए में अगर 60 रुपए में मैं क्या करता हूं, 5-5 रुपए की पेन खरीदता हूं, तो कितना पेन खरीदूंगा, 12 पेन खरीदूंगा। कितना पेन खरीदूंगा, 12 पेन खरीदूंगा। यानी मैंने कुल कितना आर्टिकल खरीदा मेरे भाई, 12 दूना 24, 10, 34 आर्टिकल खरीदा। मैंने कितना आर्टिकल खरीदा, 34 आर्टिकल खरीदा। कितने रुपए में खरीदा, 160 रुपए में खरीदा। चेक करिए, 160 बटे 34, 160 बटे 34, देखो 3 छंग 18, केवल 30 की बात करें, 3 छंग 18, 180 हो जाएगा। यानी केवल 30 का गुना 6 बार करें तब भी 180 हो जाएगा। तो 6 वाला ऑप्शन। और थोड़ा भी सोचिए कि 6 के जो नजदीक है वह भी 180 से तो बहुत दूर होगा, तो ये वाला ऑप्शन किसी काम का नहीं है। थोड़ा चेक करिए, जरूरी नहीं भाग करना, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे बात बन जाएगी। ये क्या है, 3.54, 3.4, ठीक है। यानी इसका दूना लगभग 68, इसका दूना लगभग 68, और 68 का दूना, 68 का दूना क्या होगा बताइए, 68 का दूना क्या होगा, 132। यानी लगभग 4 बार से ज्यादा की बात हो रही है, यानी लगभग 4 बार से ज्यादा की बात हो रही है। तो क्या मेरा आंसर यही हो जाना चाहिए बिना डिवाइड किए, क्या मेरा आंसर बिना डिवाइड किए यही हो जाना चाहिए, हाँ अथवा ना, हाँ अथवा ना बताइए, क्या मेरा आंसर बिना डिवाइड किए ये हो जाना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके की आप अप्रोच अपने साथ रखेंगे तो आपको सवाल लगाने में मजा आता रहेगा और हमें आपको बताने में। सवाल खत्म, खेला खत्म, सवाल खत्म और खेला भी खत्म। हाँ, अब आप इसमें से किसी एक को या किसी भी एक संख्या को, जैसे अब देखिए ये तो एक तरीका इसका हो गया जिसमें हमने क्या किया, ट्रेडिशनली इनका गुना किया, जोड़ा और देखकर डिवाइड करके काम कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं अगर हमें इस सवाल को और दूसरे तरीके से करना होता तो हम इस सवाल को कैसे करते। ठीक है मेरे भाई, देख लीजिए आप, 5 रुपया, 7 रुपया और 2.5 रुपया। ठीक है, 5 रुपया, 7 रुपया और 2.5 रुपया में आर्टिकल खरीदा जा रहा है। इसमें 12 आर्टिकल खरीदेंगे, इसमें 10 आर्टिकल खरीदेंगे, इसमें पता नहीं। अब इनमें से मान लीजिए कि मैं 4 को अपना औसत मान लूं। अगर मैं 4 को औसत मान लूं तो यहां डेविएशन, यहां डेविएशन और यहां डेविएशन, हाँ या ना, हाँ या ना। क्या यहां कुल डेविएशन -18 का होगा 12 से गुना करने पे, यहां कुल डेविएशन 30 का होगा। क्या 30 और -18 + 12 हो गए, आप कहेंगे सर बिल्कुल। यहां 1 का डेविएशन है तो x के साथ डेविएशन क्या होगा। अब ये बताइए कि कुल डेविएशन होना कितना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, आप चिन्ह पर ध्यान ना दें, x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई, 12 आ गई। तो 12 पता लगाने के बाद भी हमें क्या करना है, 12, 12, 24 और 10, 34, यानी कुल संख्याएं हमको निकालनी ही थी।
तो 34 संख्याएं प्राप्त करना है हमारा उद्देश्य था। क्योंकि अगर कुल हमारा 160 का खर्चा है और 34 आर्टिकल खरीद रहा हूं तभी आपको एवरेज पता लग पाएगा। अननोन टर्म में आपको एवरेज तो चाहिए। तो ये जो हमारा मेथड था एवरेज निकालने का वो अप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो ये मैंने आपको शुरू से बता रखा है कि डाटा अप्रोप्रिएट आप चीजें करेंगे तो आपको आसानी होगी। और डाटा की डिमांड ये थी कि हम सवाल को इस तरीके से निपटाएं और हमने निपटाया, ठीक है। शानदार सवाल था, अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्ट सीखने को मिला। आगे चलिए, आगे चलिए मेरे भाई, फटाफट से इस सवाल पर अपना अप्रोच बनाइए। देखिए क्या है, पहले मैं आपको इसीलिए कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा देता हूं कि आप पहले एक बार कॉन्सेप्ट अप्रोप्रिएट हो जाएं। जब आप कॉन्सेप्ट अप्रोप्रिएट हो जाएंगे फिर मेरे लिए भी चीजें आसान हो जाती हैं। फटाफट से चेक करें, फटाफट से चेक करके आप मुझे बताएं चीजें, ठीक है। ओके, 30 सेकंड अपने आप को दिया करिए सवाल को देखने के लिए, लगाने के लिए कि क्या मैं कर पाता हूं सवाल। ओके, चलिए क्या था सवाल कि 40 छात्रों की एक कक्षा में 45% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की औसत अंक 54 है और लड़कों के 46 हैं तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा। फटाफट से चेक करिए, क्या आपने देखा कि अंक आपको दिए गए हैं और वो भी कैसे अंक, औसत अंक। बालिकाओं के औसत अंक ज्यादा हैं, बालिकाएं इस समय आगे हैं, ठीक है। तो बालिकाओं के औसत अंक में आपको एवरेज औसत अंक निकालना है अगर कुल संख्या मिला ली जाए। अब देखो बालिकाएं कितनी हैं, 45%, तो बालिकाओं की संख्या कितनी है, 45%। शेष यानी 55%। ये कौन है, ये बालक हैं। अगर ये बालक हैं तो ये क्या हो जाएंगे, 5 9 45, 5 11 55। तो बच्चों की संख्या में अनुपात कितना है, 9 और 11 का। भाई औसत मार्क, एवरेज मार्क कैसे निकलेगा, एवरेज मार्क कैसे निकलेगा, क्लास का कुल मार्क बटे बच्चों की कुल संख्या। यानी सबसे पहली चीज कि प्रत्येक एवरेज संख्या के रेफरेंस में निकलता है, तो ये एवरेज भी संख्या के रेफरेंस में निकलेगा। कोई दिक्कत, आप कहिए कोई दिक्कत हो तो आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो 54 और 46 उनका औसत अंक है और 9 और 11 के अनुपात में वो लोग हैं। अब चेक करिए इनके बीच का अंतर, 54 और 46 के बीच का अंतर देखिए, 54 और 46 के बीच का अंतर फटाफट से बताइए कितना हुआ, 8 हुआ। अब 8 को आपको क्या करना है, 9 और 11 के अनुपात में बांटना है। 8 को 9 और 11 के अनुपात में बांटना है, यानी 8/20 गुणे 9, हाँ या ना, 8/20 गुणे 9। अगर 9 का हिस्सा निकालूं, अगर 11 का हिस्सा निकालूं तो क्या करूंगा, 8/20 गुणे 11, यानी हर हालत में 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 2/5, 2/5 गुणे 9, 2/5 गुणे 9। यहां देखो 2/5 गुणे 11, यानी ये क्या हुआ, 9 दूनी 18/5 और ये क्या हुआ, 11 दूना 22/5। बड़ी संख्या कौन है, अगर बड़ी संख्या से एलिगेशन लगाना है तो इसको घटा दो, अगर छोटी संख्या से एलिगेशन लगाना है तो इसको जोड़ दो। तो अगर मैं 54 में 22/5 जोड़ूंगा, अगर मैं 54 में 22/5 जोड़ूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं अगर सॉरी घटाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 54 माइनस 22/5। और अगर मैं 46 में 22/5 18/5 जोड़ूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 46 प्लस 18/5। मुझे सबसे पहले ये बताइए क्या 18/5 को मैं 3 सही, सॉरी
3 सही 3/5 लिख सकता हूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 46 और 3 क्या हो गया? 49 सही 3/5 हुआ जोड़ने पर। आप निश्चित रूप से घटाकर भी देखेंगे यही आंसर आएगा। तो क्या आया आंसर? 49 सही 3/5। चलिए आ जाइए, सबसे पहले 49 सही 3/5 यानी 5 छंग 30। आंसर क्लियर है। बोलिए 5 छंग 30 आंसर क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। चेक करिए बच्चों के औसत मार्क कितने थे, उनकी संख्या का अनुपात कितना था? संख्या के अनुपात को हम इनके डिफरेंस में बांटते हैं। इनका डिफरेंस कितना था? अब इस डिफरेंस में इस अनुपात को बांटें तो बांटते कैसे हैं? प्रत्येक स्थिति में मुझे मेरी संख्या मिल गई। यहां से मैंने 18/5 और यहां से मैंने 22/5 पाया। यानी अगर मैं 9 और 11 को 8 में बांटूं, 8 को 9 और 11 में बांटूं तो मुझे क्या मिलेंगे? 18/5 और 22/5। औसत में बहुत बेसिकली मैंने इस पर बहुत इसीलिए मेहनत करी है कि आप अच्छे से समझें कि बड़ी वाली संख्या में से हमेशा ये घटाया जाता है और छोटी संख्या में से हमेशा जोड़ा जाता है और दोनों स्थितियों में आंसर एक जैसा आता है। ठीक है, तो आप किसी भी एक को करके ट्राई कर सकते हो। तो मैंने इनको जोड़ने का काम किया, मैंने 46 को 18/5 में जोड़ने का काम किया, मैंने प्रॉपर तरीके से जोड़ा। मगर आप देखिए कहीं भी मैंने एलसीएम नहीं लिया, मैंने डेसिमल में बदलने की कोशिश नहीं की, मैंने कोई भी मतलब आप समझिए ना लफड़ा नहीं लिया, कोई भी कहीं भी मैंने कैलकुलेशन का कोई लफड़ा नहीं लिया। मैंने स्लाइटली चीजों को मैं करता गया और अपने आप चीजें हल हो गई। जब 46 में 18/5 जोड़ना था तो सबसे पहले मैंने 18/5 को एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया। तो मुझे यहां होल नंबर और फ्रैक्शन मिलेगा, मैं होल नंबर जोड़ दिया तो 46 और 3 49 हो गए और ये क्या बच गया? 3/5 डन। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलिए, कहीं कोई दिक्कत? बहुत आसानी से सवाल लग जाता है अगर आप चीजों को प्रॉपर तरीके से समझ और जान पाते हैं तो। ठीक है, फटाफट से स्क्रीन कैप्चर करिए। और जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूं कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा इसका लिंक। हमारा टेलीग्राम चैनल है, इनको आप फॉलो करिए। आपकी किसी भी क्यूरी को आप क्या करिए, यहां पर पोस्ट करिए, भेजिए हमारे पास, हम आपको निश्चित रूप से इसका समाधान देंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए फटाफट से आगे। चलिए बिल्कुल आ जाइए। चौथा सवाल, आज का चौथा सवाल। गिनती तो सवालों की हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने बहुत सारे सवाल करा दिए हैं। आपको ट्रेडिशन सिखाने के क्रम में आप फटाफट से सवाल को चेक करिए। चेक करके देखिए क्या आप इस सवाल का हल बता पाते हैं। बहुत थ्योरेटिकल प्रश्न है, बहुत आसान और छोटा प्रश्न है।
बिल्कुल 27 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से कितने शून्य से अधिक अंक हो सकते हैं? देखिए 27 संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है? शून्य है। औसत कैसे निकलता है? औसत कैसे निकलता है मेरे भाई? औसत निकलता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब निश्चित रूप से अगर यह योग शून्य हो जाए तो औसत भी शून्य हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ। अब अगर इस योग में 27 संख्याएं हैं तो 27 संख्याओं में 26 संख्याओं को कुछ भी होने दो, इन 26 संख्याओं का जो योग आएगा उसी के बराबर मैं क्या कर लूंगा? एक नेगेटिव संख्या रख दूंगा। एक नेगेटिव संख्या रख दूंगा जिससे क्या हो जाएगा? सारी संख्याओं का योग 0 हो जाएगा। तो ये क्या पूछ रहा है? उनमें से कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं? तो 26 संख्याएं इसमें शून्य से अधिक हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। ओके, कोई नहीं, कुछ मैसेज आ जाते हैं, आपको पता है, अनचाहे अनचाहे मैसेजों को टालने के लिए थोड़ा सा हमें काम करना पड़ता है। आ जाइए फटाफट से चीजें देखिए भाई मेरे। 50 छात्रों के लिए एक परीक्षा में औसत अंक 44 है। कुल छात्रों में से 40% छात्र लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। लड़कों का औसत अंक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। लड़कों का औसत अंक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा? सबसे पहले देखिए कुल छात्र कितने हैं? 50 हैं। औसत अंक कितना है? 44 है। कुल छात्रों में से 40% क्या है? छात्राएं हैं, यानी 40% क्या हैं? गर्ल्स हैं। तो 60% क्या होंगे? बॉयज होंगे। तो गर्ल्स बॉयज में रेशियो क्या है मेरे भाई? 2:3 का रेशियो है। गर्ल्स बॉयज में रेशियो कितना है? 2:3 का रेशियो है। यानी अगर मैं 50 को 2:3 में बांटूं, यानी 20 लड़के हैं, 20 लड़कियां हैं और 30 लड़के हैं, 20 गर्ल्स हैं और 30 बॉयज हैं। इतनी चीजें बिल्कुल साफ शीशे की तरह चमक रही हैं। प्रश्न के हिसाब से इतनी चीजें बिल्कुल चमक रही हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ये संख्याओं का औसत भी है, एक्चुअल संख्याएं भी हैं। ठीक है। अब देखिए सवाल के मैं स्ट्रक्चर को बहुत आसानी से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं, बस बहुत आसानी से देखिए मैं कहता हूं कुछ बच्चे हैं जिनका औसत अंक है 44 और बच्चों में औसत कितने का है? 2:3 का औसत है। ठीक है, ठीक है। और इनके औसत अंक क्या होंगे? यानी एलिगेशन इन रिवर्स फॉर्म। मगर आपको एक चीज याद रखनी है कि लड़कों कहां गया? लड़कों का औसत अंक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। लड़कों का कम है, यानी लड़कियों का औसत 5 है, लड़कों का क्या है? 4 है। लड़कियों का 5 है, लड़कों का क्या है? 4 है। हाँ या ना? बस यही सारी चीजें हैं। फटाफट से अपने दिमाग में इस चीज को डिफाइन कर लीजिए। इतनी चीजें हैं भाई। लड़कों का औसत अंक 5 है, लड़कियों का औसत अंक 5 है, लड़कों का औसत अंक 4 है। लड़कियों की संख्या 2 है, लड़कों की संख्या 3 है। अगर 5 औसत अंक के साथ 2 लड़की हैं तो कुल औसत अंक कितने हुए? 4 औसत अंक के साथ 3 लड़के हैं तो कुल औसत अंक कितने हुए? हाँ अथवा ना? हाँ अथवा ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो कुल औसत अंक कितने हुए? 22 हुए। कुल औसत अंक कितने हुए? 22 हुए। ध्यान दीजिएगा कि ये कुल
कुल अंक हैं, औसत अंक नहीं कुल अंक हैं, क्योंकि औसत ये था, संख्या ये थी, दोनों का गुना किया कुल अंक, यानी लड़के लड़कियों के द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना हुआ 22। औसत अंक निकालने तो क्या होगा, बटे संख्या करनी पड़ेगी, बटे बच्चों की संख्या करनी पड़ेगी, तो बटे बच्चों की हमने संख्या कर दी। ठीक है, अब मानते हैं कि ये एक औसत है, इसमें x लगा है, ये दूसरा रेशियो है, इसमें y लगा है। जब आपने इनका गुणा किया तो यहां पर आप जोड़ा, जब आपने यहां इनको गुणा किया तो आपको यहां भी xy और यहां भी xy मिलेगा। तो xy कॉमन ले लिए तो यहां xy कॉमन था, और जब इनको जोड़ा तो यहां पे x मिला, तो x कट गया, बचा क्या y। अब y क्या है, y इस वाले का रेशियो है, यानी उनकी संख्या का, बताइए उनके औसत का, हाँ या ना, हाँ या ना। और ये औसत कितने के बराबर है, ये औसत कितने के बराबर है, औसत है कितना उनका 22 दुना 5 दुना y की वैल्यू 5y की वैल्यू 4y की वैल्यू, क्या किस्सा खत्म, क्या किस्सा खत्म। चेक करिए इस बात को पूरी तरीके से, मैंने आपको इसे ऐसे समझाया, बहुत आसानी से, यहां पर ध्यान दीजिए, मैं पूरी चीजें आपको समझा देता हूं। ठीक है, देखो 50 छात्र हैं जिनका औसत है 44। मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों की संख्याओं में ध्यान दीजिए, बच्चों की संख्याओं में 40% गर्ल्स हैं और 60% बॉयज हैं। तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या हो गया, मान लो 2x और 3x, हाँ या ना। अब वो कहता है कि लड़कियों से 20% कम, लड़कियों से 20% कम लड़कों का औसत है, लड़कियों से 20% कम लड़कों का औसत है। तो ये जंजाल में हमको नहीं जाना है, कहीं किसी इतने बड़े हमें दिक्कत में नहीं जाना होता है। अरे यार स्मार्ट क्या है, बोर्ड स्मार्ट बोर्ड स्मार्ट, ठीक है, हमें इसमें नहीं जाना है। हमें क्या समझना है, देखिए 20% कम है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। अगर मुझसे कोई कहे कि मैं तुमसे 20% कम हूं, इसका मतलब मैं 5 हूं और वो 4 है। क्लियर बात। तो ये भी एक रेशियो है, तो इसमें हमने y लगा दिया। तो ये किस चीज का रेशियो हो गया, ये अंक का रेशियो है, ये औसत अंक का रेशियो है। और ये क्या है, ये उनकी संख्या का रेशियो है। मेरे भाई औसत अंक और संख्या का अगर हम गुना कर दें, औसत अंक और संख्या का अगर हम गुना, ये मैंने आपको समझाने के लिए xy रखा था, मेरा काम बन गया था वहां, ठीक है। तो अगर मैं xy का गुना कर दूं, यानी अंक का संख्या में, औसत अंक का संख्या में गुना कर दूं, तो क्या मिल जाएगा मुझे, क्या मुझे कुल अंक मिल जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल मिल जाएगा, कुल अंक मिल जाएगा। जब ये कुल अंक है तो जोड़ दें, आप कहेंगे बिल्कुल जोड़ दें। तो 10 और 12 क्या हो गया 22xy, ये कुल अंक हो गए जो लड़के लड़की कुल मिलाकर पाए हैं, ये तो कुल अंक हो गए। अगर मैं औसत अब निकालने की बात कहूं तो क्या करोगे, कुल अंक बटे कुल संख्या कहां है, ये है। तो कुल संख्या मुझे क्या लिखनी चाहिए 5x, चूंकि 2x और 3x क्या हो जाएगी 5x। जो डाटा मुझे मिला मैंने उसका सपोर्ट लिया, चीजों को रेशियो में बदला है, अब काम करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहां पर देखिए औसत क्या आया 22y/5, हाँ या ना। अब सवाल में जाकर देखिए, सवाल ने पहले ही आपको औसत 44 दे रखा था, यानी मेरा 22y/5 44 के बराबर है, यानी 22 दूना 44, 5 दूनी 10, y की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अगर मैं यहां y की वैल्यू रखूं तो ये किसका औसत अंक है, लड़कियों का औसत अंक है, कितना आएगा 50। ये किसका औसत अंक है, लड़कों का औसत अंक है, कितना आएगा 40। क्या बात खत्म हुई, क्या बात खत्म हुई। चेक करिए 44 औसत अंक है जिनमें संख्याएं उनकी 2-3 के अनुपात में है, संख्याएं क्या है 2-3 के अनुपात में है। यहां जो औसत अंक होना है तो इसका यह 20% कम है, या 20% कम है, बहुत सारे तरीके हैं इसको लिखने के, मगर मैं यहां आपको 5 और 4 मानना सिखाता हूं कि जब कोई कहे कि 20% कम है, 20% कम है, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदलो। अगर कम है तो 5 में से 1 घटा दो, अगर ज्यादा होता तो 5 में 1 जोड़ देते,
ये ध्यान दो, 20% कम है तो 5 में घटा दिया, इसका 5 इसका 4। अगर ज्यादा होता तो 5 में से 1 जोड़ देते, तो इसका 5 और इसका 6 हो जाता। ठीक, तो कम है तो 4 लिख दिया। अब हमको समझना क्या था, हमें यह समझना था कि ध्यान दीजिए, ये 44 है, ये 44 है और इनके औसत अंक लगभग 5 और 4 के अनुपात में आए हैं। क्या आए हैं? अनुपात में आए हैं। ये तो पता लग गया कि ये 44 है तो 40 से बड़ा होगा और 5 का गुणक है तो 5 से छोटा होगा। अगर थोड़ा सा अज्यूम करने की ताकत है तो अगर मैं इसको यहां चाहता तो अज्यूम कर लेता 40 50, 10 आता, 10 को मैं 3 2 के अनुपात में बांटता, 6 4 आता, यहां मैं 4 लिखता, यहां 6 लिखता और फटाक से मेरा औसत क्या आ जाता? हाँ या ना? हाँ या ना मेरे भाई? बोलिए, बातें मेरी चेक हो जाती, 5 4 रख के मेरी बातें चेक हो जाती। तो मैं यहां अज्यूम करके भी चीजें कर सकता था, यहां मैं अज्यूम करके भी चीजें कर सकता था, और या फिर आप ट्रेडिशनली भी चीजों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। केवल बताने के क्रम में मैं आपको ओके मेरे भाई, फटाफट से आए, फटाफट से आए, इस चीज को चेक करें, फटाफट से आकर इस चीज को चेक करें। सॉरी, सवाल, चलो कोई बात नहीं, हमने 5 सवाल यहां किए हैं। आपको समझाने के क्रम में बहुत आसानी से सवालों को करके आपको सिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, चीजों को आप प्रॉपर तरीके से सीख पा रहे होंगे, करने का तरीका और अप्रोच बना पा रहे होंगे, और शानदार सवाल आपके लिए हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।